नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सूबे में बाढ़ ने 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि 30 जिलों में से 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करने को कहा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मेरी संवेदनाएं बाढ़ से जूझ रहे सभी मेरे भाइयों और बहनों के साथ है। मैं केंद्र और राज्य की सरकारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे प्रभावित लोगों को हर सहायता प्राप्त करें। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हम तमाम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि असम में इस समय ऐसे हालात बन गए हैं कि हर जगह जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके बीच जल जमाव हो गया और अब बाढ़ की स्थिति जो है वो असम में बन चुकी है। आपको बताते चले, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें क्या इंसान और क्या जानवर सभी के लिए पूरे तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी आप देखेंगे कि हर जगह जल जमाव होया हुआ है। तो पूरे तरीके से जल जमाव की परिस्थिति पर प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं असम की सरकार की बात की जाए तो सीएम हेमंत बिस्वा जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं और जिसमें तमाम तरीके के जो बचाव अभियान है वो भी असम में चलाए गए हैं। आपको बताते चले कि एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की तमाम टीमें जो है वो बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लगातार जो जल जमाव की परिस्थिति के कारण लोगों की जान गई है उनको लेकर भी पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि असम में इस समय सभी नदियां अपने उफान पर हैं। आपको बता दें कि राज्य में 8 नदियां तकरीबन जो लगभग 8 नदियां हैं वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की तमाम जो टीम है वो कार्य कर रही हैं और जिसमें आपको बता दें कि लगातार बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के अलग अलग जगहों की हैं जहां पर पूरे तरीके से फसल भी चौपट हो चुकी है। वहीं लोगों के जो पशुपालक हैं, जो पशु थे वो भी जान गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। फिर चाहे पशुपालन की बात हो या फिर मानव की बात हो, सभी जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर इस जल जमाव के बीच संघर्ष करने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्षित हैं। और वहीं आपको बताते चले कि लगातार हेमंत बिस्वा की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी परिस्थिति बन रही है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है और परिस्थितियों पर पूरे तरीके से नजर बनाई गई है। आपको बताते चले कि सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए कई तरीके के शिविर भी लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी है तो इसमें घरों में पानी भर गया है और कई लोग जो है बेघर हो गए हैं। उनके लिए भी घर की व्यवस्था की गई है जिसमें कि आपको बताते चले कि कई तमाम टेंट जो है, रैन बसेरे जो है वो लगाए गए हैं और जिसको लेकर लगातार उन सभी पीड़ितों तक राहत बचाव सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीएम हेमंत बिस्वा जो है लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जिसमें तमाम तरीके के जो एक्शंस लेने की बात जो है उनकी ओर से की गई है। क्योंकि देखिए, बाढ़ के कारण अभी तक तकरीबन 52 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी पीड़ित परिवारों को संतावना बंधाते हुए साथ ही आश्वासन देते हुए उनको राहत बचाव सामग्री के साथ साथ आपको बता दें कि मुआवजे की भी ऐलान किया गया है जिसमें कि बाढ़ प्रभावित सभी पीड़ित परिवारों को कुछ राशि देने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल शनिवार से चल रही 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बताते चले कि कुलगाम मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि पुष्टि के अनुसार 2 अलग अलग मुठभेड़ स्थलों पर मुठभेड़ हुई थी और 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। निसंदेह यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह सफलताएं सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए
उन्होंने यह भी कहा कि एकजुट हो रहे हैं और अभियान भी गति पकड़ रहा है। मौजूदा अभियान अभी भी जारी है और अभी तक अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। हमें स्थानीय आतंकवादियों की जो भी शामिल होने की खबर मिली है उस पर लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के एनकाउंटर करने की पुष्टि कर दी गई है। आपको बताते चले कि बीते कल से ही घाटी में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि आज अधिकारियों की ओर से बयान जारी किया गया और जिसमें 6 एनकाउंटर्स होने की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि आपको बताते चले कि दोपहर तक 5 एनकाउंटर थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है तो इसमें आतंकवादियों के छिपे होने की जो आशंका सुरक्षा बलों को थी उसी को लेकर लगातार अब सुरक्षा बलों को पकड़ कर उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके एनकाउंटर करे जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच एक दुखद खबर यह भी है कि हमने अपने 2 वीर जवानों को खो दिया है। इस एनकाउंटर के मुठभेड़ के चलते हमारे 2 जवान शहीद हो गए और जिनके शवों को उनके परिजनों को भी सौंप दिया गया है। मैं ये बोल अब आपको दिखा रहे हैं कुलगाम की। आपको बताते चले कि कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर की कार्रवाई जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है और जिसके मद्देनजर अभी तक भी घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए जिस तरीके से अगर कुलगाम की बात की जाए तो इससे कुछ ही दूरी पर पहलगाम में अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है और जहां पर रोजाना यात्रियों के जत्थों को रवाना किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के बाद आम लोगों को भी निशाना बनाया जाता है, तो कई तरीके की चुनौतियां जो हैं वो अब सुरक्षा बलों के सामने है और जिनका डटकर सामना करते हुए लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई घाटी में की जा रही है। तो आज आपको बता दें कि कुलगाम में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें सर्च ऑपरेशन के चलते 6 आतंकवादियों का एनकाउंटर सुरक्षा बलों की ओर से किया गया। और वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है कि लगातार घाटी में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही है कि और भी घुसपैठ आतंकवादी जो है वो घाटी में छुपे हुए बैठे हो सकते हैं और जिसके चलते यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। हालांकि आपको बताते चले ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक भी जो 6 एनकाउंटर किए गए हैं उनकी जांच नहीं हुई है, उनके जो शव हैं उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। हालांकि इस पर भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर किन कारणों के चलते इन आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की गई थी और किस उद्देश्य से वो घाटी में घुसे थे और आखिर क्या उनकी प्लानिंग थी। तो इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आपको ताजा अपडेट के अनुसार बता दें कि लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन की मदद से और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की पूरे मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है और जिसमें अभी तक 6 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। तो लगातार आज हम आपको सुबह से ही ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि अब तक जो भी सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसी के दरमियान 6 एनकाउंटर किए गए हैं और जिसमें 6 एनकाउंटर जो है वो हो चुके हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस बीच दुखद खबर यह है कि हमने अपने 2 वीर जवानों को भी खो दिया है। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक
सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रविवार 7 जुलाई यानी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उनके होम टाउन रांची में जश्न का माहौल है। फैंस उनके घर के बाहर केक काट कर जश्न मना रहे हैं तो शहर के क्रिकेट एकेडमी में भी माही का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 43वें जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसकों ने उनके घर के पास केक काटा। केक पर माही की जर्सी बनी है और उस पर नंबर 7 लिखा है। रांची में धोनी के जन्मदिन पर जश्न का माहौल है। बताते चलें कि टीम इंडिया को विश्व कप दिलवाने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी का जन्मदिन आज ही के दिन 7 जुलाई 1981 को रांची शहर में हुआ था और आपको बताते चले कि माही के कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने टीम की कप्तानी करते हुए ICC के तीनों टूर्नामेंट जीते हैं। माही और कैप्टन कुल के नाम में फेमस जो है वो धोनी है और कभी अपने लंबे लंबे बालों के लिए भी धोनी चर्चाओं में रहते थे। तो आपको बताते चले कि आज देश भर में MS धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसमें फैंस तरह तरह से अपनी ओर से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जो कि बेहद ही अच्छी तस्वीरें हैं और जिस तरीके से आप देखें कि केक को किस तरीके से डिज़ाइन करवाया गया है, ये धोनी की जर्सी के आकार में डिज़ाइन करवाया गया और साथ ही साथ उस पर धोनी की जर्सी का नंबर 7 भी लिखा गया है। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि रांची की हैं और जहां फैंस के द्वारा धोनी के घर के बाहर उनके नाम का केक काट कर जश्न मनाया गया। BCCI के सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को एक बार फिर से बधाई दी है। BCCI ने टीम को जीत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को समर्पित किया। वहीं आपको बताते चले कि जय शाह ने आगे यह भी कहा कि पिछले 1 साल में यह हमारा तीसरा फाइनल था। जून 2023 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले और नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप के फाइनल खेला। तब दिल जीता लेकिन कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में कहा था कि हम दिल भी जीतेंगे, T20 विश्व कप भी जीतेंगे और टीम इंडिया का झंडा भी गाड़ेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं। बीते 1 साल में ये हमारा तीसरा फाइनल था। जून 23 में हम WTC फाइनल में हारे। नवंबर 23 में 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 24 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा गाड़ेंगे और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस योगदान के लिए मैं सूर्य कुमार यादव, बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस जीत के बाद अगला पड़ाव है WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी।
मेरे को पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इस दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी को यह स्वतंत्रता है कि वे किसी के खिलाफ भी कोई भी जांच के आदेश दे सकते हैं। वे हर हफ्ते कोई नई जांच का आदेश देते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कि भारत सरकार की कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी, मगर समस्या ये है कि एलजी साहब के पास ये स्वतंत्रता है, वो जिस दिन चाहें जिसके ऊपर भी किसी भी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं, और वो लगभग हर हफ्ते कोई नई जांच के आदेश देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अखबारों के अंदर सुर्खियां बने और ऐसे लगे कि पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साबित किसी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां जहां पे भी उन्होंने देखा वहां पे उन्हीं अफसरों की गलती निकल रही है जो अफसरशाही सीधे उनके अधीन है। कौन अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा, ये एलजी साहब के अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी में क्या काम करेगा, ये उनके अधीन है। कौन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का सचिव बनेगा, ये उनके अधीन है। किसके ऊपर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, ये उनके अधीन है। तो उनके पास स्वायत्तता है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने जो इतनी सारी जांचें दी उसमें हो क्या रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक चीजें हैं। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब का जो भी बेटा जो चाहे पुलिस में हो या फिर सेना में हो, वह शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि पंजाब सरकार देगी। बीजेपी वाले देश और सैनिकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। आपका स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और पहले की तरह भर्तियां की जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, ऐसा है, पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। शहीद अजय कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार से मिलकर दी। उनकी बहन को नौकरी देने का आश्वासन दिया जैसे उनकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इंश्योरेंस के पैसे को ये कह रही है कि हमने उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौदा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ठेके पे सेना नहीं रखी जा सकती और अग्निवीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है। 4 साल के ठेके पे आप सेना को रख रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, अपने बेटों को भी अग्निवीर बनाओ ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझौता है, सुरक्षा है के साथ समझौता है, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती। यह आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की। तो आपको बताने चले कि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाई चल रही है, इस पे तरह तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं और इसी बीच संजय सिंह की ओर से कई तरीके के
आरोप भी लगाए गए। वहीं आपको बताते चले कि आप सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा कि पीएमएलए ने पहली शर्त है कि अगर कोर्ट किसी को जमानत देता है तो उसे लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानते हुए जमानत दी थी। ईडी ने फिर हाई कोर्ट से झूठ बोलकर ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी मिले बिना ही बेल ऑर्डर को स्टे पर ले लिया और यह मोदी सरकार हमें खत्म करने के लिए हमारे पीछे पड़ी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सुनीता जी ने एक वीडियो भी शेयर दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।